ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन। सरकार आयकर संशोधन समेत 5 बिल पास करने की करेगी कोशिश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा में दल बदल विरोधी नए कानून पर चर्चा की मांग। सरकार से की इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत देने की अपील। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन के नेताओं की मौजूदगी में होगी समीक्षा। चुनाव से जुड़े 20 नेताओं को बुलाया गया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का या भारत का हो, वो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। बिहार में छात्रों के दमन और पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। सैकड़ों छात्रों के सड़क पर उतरने की संभावना। कई मुद्दों को लेकर करेंगे सरकार की घेराबंदी। कांग्रेस ने गोवा के लिए गठबंधन समिति का किया गठन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समिति गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कांग्रेस के गोवा प्रभारी माणिक राव ठाकरे को बनाया गया समिति का अध्यक्ष। पंजाब विधानसभा में पेपर लीक पर केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साधा निशाना। कहा, पेपर लीक से छात्रों के भविष्य पर पड़ा असर। E20 के खिलाफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का मार्च आज। पीएम आवास जाएंगे 100 लोग, पुलिस अलर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा, बनारस की 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। यूपी में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में 1 सितंबर से मतगणना। 17 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। ईरान के लिए नई वार्ता, आखिरी मौका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, समझौते पर नहीं माने तो करेंगे भीषण हमले। सऊदी अरब की अपील पर हमले रोकने की कही बात। रूस के भीड़भाड़ वाले बीच पर ड्रोन गिरने से 7 लोगों की गई जान, 40 घायल। भड़का रूस। यूक्रेन पर जानबूझकर आम नागरिकों पर हमला करने के लगाए आरोप। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को घोषित किया स्वतंत्रता दिवस। पाकिस्तान से आजादी का ऐलान। दुनिया के देशों से की मान्यता देने की अपील। भारत अपना रुख साफ करे। पूर्व पीएम शेख हसीना के नई दिल्ली से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान पर भड़का बांग्लादेश। तारिक सरकार ने भारत से मांगा जवाब। भारतीय सुरक्षा बलों ने हमारा बांध तोड़ा। नेपाल ने भारत पर लगाए नए आरोप। दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव। भारत समेत 60 देशों पर नए टैरिफ लगाकर गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। 25 अमेरिकी राज्यों ने ठोका मुकदमा, लगाए गंभीर आरोप। टैरिफ पर एक और नई कानूनी लड़ाई शुरू। त्योहारों से पहले बड़ी महंगाई। चीनी चावल की कीमत 5% से ज्यादा बढ़ी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जारी किए आंकड़े। जुलाई में 5 साल के निचले स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग PMI 53.5 पर पहुंचा आंकड़ा। कमजोर मांग और बिक्री से सुस्त पड़ा विनिर्माण क्षेत्र। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से बोइंग के सबसे छोटे 737 मैक्स 7 जेटलाइनर को 1 दशक बाद मिली मंजूरी। प्रशिक्षण, डिजाइन परिवर्तनों और सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा के बाद मिली मंजूरी। FSSAI की बड़ी कार्रवाई। रोलेक्स फोर्टे पर लगाया प्रतिबंध। मात्र ड्रिंकिंग वाटर का लाइसेंस निलंबित। दोनों कंपनियों के खिलाफ गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के चलते हुआ एक्शन। क्या आप जानते हैं कि उदयपुर शहर की स्थापना किस महाराणा ने की थी? महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के 12वें महाराणा थे। उनका जन्म 1522 में चित्तौड़ में हुआ था। बचपन में ही उनके जीवन पर संकट आ गया था। जब बनवीर ने मेवाड़ की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, तब पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उदय सिंह ने 1540 से 1572 तक मेवाड़ पर शासन किया।
चित्तौड़ पर मुगल दबाव बढ़ने के समय उन्होंने 1559 में उदयपुर की स्थापना की, जो आगे चलकर मेवाड़ की महत्वपूर्ण राजधानी बनी। वे महान योद्धा महाराणा प्रताप के पिता भी थे। महाराणा उदय सिंह का जीवन संघर्ष, धैर्य और मेवाड़ की रक्षा के संकल्प की प्रेरणादायक गाथा है। बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, बोलो सब बोलो करके। मैंने बहुत चीज़ें बोली, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हुई कानूनी कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट पेपर लीक को लेकर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई की थी जिनमें 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया गया। वकील वृंदा ग्रोवर ने पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी या रद्द की जाएंगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार अपने वादे पर कायम है, छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। मेहता ने ये भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान गंभीर अपराधों को लेकर जिन 2700 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई थी। सुरक्षा कर्मियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। उस दौरान पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ में पथराव भी हुआ था, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। इसमें 100 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी। तो वहीं इस मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करता है तो उसे बेवजह बचाया नहीं जाना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छात्र प्रदर्शन की आड़ में किसी कुख्यात अपराधी को बचाया जाए। बेंच प्रदर्शनकारियों और पैलेट गन से घायलों के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना सकती है। कोर्ट ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पुलिस कर्मियों पर हमले छात्रों ने किए थे या छात्रों की भीड़ में घुस आए शरारती तत्वों ने। तो वही जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने वाली नाबालिग लड़की के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लड़की पर एक्शन नहीं लेने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब पीएम मोदी ने ही उसे माफ कर दिया है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल नोएडा पुलिस ने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाली लड़की के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की थी। इसके तुरंत बाद यानी 1 अगस्त की रात लड़की का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने माफी मांगते हुए कहा था कि वो बहकावे में आ गई थी। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोप पी, वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके। मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। उसी दौरान पीएम मोदी ने रात 11 बजे इंस्टाग्राम पर रील शेयर की थी। उन्होंने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं, बचपन की गलतियों को सुधारने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाने का समय है, इन्हें माफ करना चाहता हूँ। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने इस मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी 3 मांगे थी जो सरकार ने मान ली थी। इनमें एक मांग ये भी थी कि सरकार विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। तो वहीं इससे पहले इस मामले में 28 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने से रोक दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 18 साल से कम उम्र वाले लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। अदालत ने महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरलम सरकार को नोटिस जारी किए थे और उनके एडवोकेट जनरल से अगली सुनवाई की तारीख पर ऑनलाइन पेश होने को कहा था।
जानकारी के मुताबिक अब इस फैसले के बाद मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली। देश में 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और पार्टी 3 में से 2 सीटों पर चुनाव हार गई है। बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद सवाल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार और मध्य प्रदेश के सीएम पर भी उठ रहे हैं। बिहार में बांकीपुर सीट पर 1995 से ही बीजेपी का कब्जा था। 5 बार से तो यहाँ से नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो अपनी ही सीट को बचा नहीं सके। नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते खाली हुई बांकीपुर सीट को जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बड़े अंतराल से जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी के नीरज कुमार को 16,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। जीत के बाद पीके ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने 30 साल के बीजेपी के गढ़ को सिर्फ 30 दिन में ही ढहा दिया। यहाँ तक कि नितिन नवीन का बूथ भी बीजेपी हार गई, क्योंकि प्रशांत किशोर को चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने का ही वक्त मिल पाया था। बिहार में मिली हार को लेकर कहा जा रहा है कि गठबंधन में पड़ी फूट का नुकसान बीजेपी को हुआ है। नीतीश कुमार पूरे चुनाव के दौरान बांकीपुर नहीं गए, जिसके चलते जेडीयू के कार्यकर्ता, जो नीतीश से सीएम पद छीने जाने से पहले से ही नाराज थे, उनका गुस्सा सामने आ गया और ये अब नतीजों में भी दिखाई दिया है। बांकीपुर चुनाव सिर्फ नितिन नवीन की परीक्षा नहीं था, बल्कि सम्राट चौधरी की भी बड़ी परीक्षा थी, जिसमें दोनों ही फेल हो गए। बांकीपुर के अलावा बीजेपी मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी हार गई। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीट पर भी बीजेपी ने अपने दिग्गज उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया था। उनके बूथ पर भी बीजेपी को हार मिली है। मध्य प्रदेश में मिली हार को बीजेपी भीतरघात का नतीजा मान रही है। बीजेपी के लिए राहत की खबर सिर्फ गुजरात में मिली, जहां पार्टी ने मांजलपुर सीट को बरकरार रखा है। यहां से बीजेपी के सतीश भाई पटेल 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। ग्रेटर नोएडा में आधी रात आग का तांडव देखने को मिला, जहां इलेक्ट्रॉनिक चिप कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगी, फैक्ट्री धधकी, दमकल की गाड़ियां दौड़ पड़ी और आग बुझाने निकले 2 जाबाज कभी वापस ही नहीं लौटे। ग्रेटर नोएडा की एक इलेक्ट्रॉनिक चिप फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते ऐसा दर्दनाक रूप ले लिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन ही हादसे में बदल गया। चारों तरफ धुआं, ऊंची ऊंची लपटें और उन लपटों से लड़ने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर घुसे दमकल कर्मी। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान फैक्ट्री की दीवार और लोहे का भारी बीम अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में 5 दमकल कर्मी आ गए। 2 जाबाज दमकल कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 3 साथी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि राजपाल सिंह, मनीष कुमार और अमित कुमार घायल हुए, जिनका इलाज जारी है और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं है, सवाल उन जाबाजों की सुरक्षा का भी है जो दूसरों की जान बचाने के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सवाल ये भी है कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? आखिर आग बुझाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बचाव दल ही हादसे का शिकार बन गया? आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा स्थित इकोटेक 3 औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली ILGIM कंपनी में 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात अचानक से भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का विशाल गुबार उठने लगा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत बचाव की कई टीमें मौके पर पहुंचती हैं। दमकल कर्मियों ने बिना समय गंवाए आग बुझाने का अभियान शुरू किया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन जब राहत और बचाव का काम चल ही रहा था, तभी अचानक फैक्ट्री की एक साइड की दीवार और छत का भारी लोहे का बीम भरभरा कर नीचे गिरा। इस मलबे की चपेट में फायर सर्विस के 5 कर्मचारी आए। साथ ही कर्मचारी और पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं राजपाल सिंह, मनीष कुमार और अमित कुमार का इलाज जारी है और डॉक्टर्स के अनुसार उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।
ये हादसा एक बार फिर उन जोखिमों की याद दिलाता है जिनका सामना दमकल कर्मी हर दिन करते हैं। जब लोग आग से दूर भागते हैं तब यही फायर फाइटर्स आग के लपटों के बीच जाकर लोगों की जान और करोड़ों की संपत्ति बचाने की कोशिश लगातार करते हैं। लेकिन इस बार आग बुझाने का मिशन 2 बहादुर जवानों की शहादत में बदल गया। घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे परिसर को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञ ये पता लगाने में लग गए हैं कि आग कैसे लगी और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दीवार और लोहे की बीम आखिर क्यों गिर गया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का निर्माण होता है। फिलहाल आग लगने की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम और तकनीकी विशेषज्ञ घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आग शॉर्ट सर्किट, तकनीकी खराबी, ज्वलनशील सामग्री या किसी अन्य कारण से लगी। यदि सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सुनिए अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है। थाना इकोटेक 3 अंतर्गत इल्जिम कंपनी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का कार्य होता है, इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल सूचना प्राप्त होती है। स्थानीय पुलिस और फायर टेंडर की टीमें वहां पहुंची और पहुंचकर फायर फाइटिंग शुरू किया गया। और फायर फाइटिंग के दौरान ही कंपनी की साइड की एक दीवार और लोहे का एक बीम बाहर की तरफ गिरा, जिससे फायर सर्विस के कर्मचारी मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार, मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह, फायरमैन अमित कुमार एवं फायरमैन रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल उपचार हेतु एम्बुलेंस से अस्पताल में ले जाया गया। चिकित्सक गण द्वारा फायरमैन रोहित यादव एवं मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल को मृत घोषित किया गया, जो अत्यंत दुखद है। अन्य 3 कर्मियों की हालत खतरे से बाहर है, उपचाररत है। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारीगण एवं SDRF की टीम मौजूद रहकर अन्य आवश्यक विधिक एवं अग्रिम कार्यवाही का संचालन और उसकी देखरेख में सारी चीजें कराई जा रही हैं। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि उद्योगों में फायर सेफ्टी को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। विशेषज्ञों के अनुसार हर फैक्ट्री में नियमित फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाना चाहिए। फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट हमेशा वर्किंग होनी चाहिए। कर्मचारियों को समय समय पर फायर ड्रिल और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कमजोर दीवारों और संरचनाओं का पहले तकनीकी आकलन किया जाना बेहद जरूरी है। ज्वलनशील सामग्री रखने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। वही आपको बता दें, आग की स्थिति में आम लोगों को मौके पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए। धुएं वाली जगह में बिना सुरक्षा उपकरण के प्रवेश नहीं करना चाहिए और केवल प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को ही काम करने देना चाहिए, क्योंकि आग से होने वाला खतरा सिर्फ लपटों से नहीं बल्कि कमजोर होती दीवारों, गिरते बीम, जहरीले धुएं और अचानक होने वाले स्ट्रक्चरल ढहाव से भी होता है। कई बार आग तो बुझ जाती है लेकिन खतरा खत्म नहीं होता है। इसीलिए सुरक्षा नियमों का पालन ही ऐसी त्रासदियों को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसी सावधानियां भविष्य में कई बड़ी दुर्घटनाओं और अनमोल जानों को बचा सकती है। और जो सबसे बड़े सवाल इस घटना से खड़े हुए हैं, आखिर ILGIM कंपनी में इतनी भीषण आग लगी कैसे? क्या फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के सभी मानकों का पालन किया जा रहा था? रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दीवार और लोहे का बीम क्यों गिरा? क्या पहले स्ट्रक्चर की सुरक्षा की जांच की गई थी? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले इमारत की संरचनात्मक स्थिति का पर्याप्त आकलन किया गया था? अगर सुरक्षा इंतजाम और मजबूत होते तो क्या 2 दमकल कर्मियों की जान बच सकती थी? जो लोग दूसरों की जान बचाने निकलते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में फायर सेफ्टी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? फिलहाल पुलिस, फायर विभाग और SDRF की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फैक्ट्री के सुरक्षा इंतजामों की भी जांच की जा रही है। लेकिन ग्रेटर नोएडा की ये घटना एक बार ये फिर याद दिला गई है कि हर बड़ी आग सिर्फ इमारतों को नहीं जलाती, कई बार वो उन लोगों की जिंदगी भी छीन लेती है जो दूसरों की जान बचाने के लिए सबसे पहले आग में उतरते हैं। फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि इस हादसे से सबक लेते हुए औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हो। पूरे मामले में सबसे अहम कार्रवाई 4 अगस्त को होनी जा रही है, जब नई SIT भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में सुरक्षित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेगी। जांच के दौरान लॉकर में रखी सोने चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का ट्रस्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा।
एसआईटी यह सुनिश्चित करेगी कि रिकॉर्ड में दर्ज हर वस्तु बैंक लॉकर में सुरक्षित मौजूद है या नहीं। अगर किसी भी तरह का अंतर सामने आता है तो उसकी अलग से विस्तृत जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान बैंक अधिकारियों और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के भी मौजूद रहने की संभावना है। उधर डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर की निगरानी में जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के नोटिस भेजे जा चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने और 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत फिलहाल जारी है। जांच एजेंसियों ने पूछताछ का दायरा आरोपियों के रिश्तेदारों तक और उनसे जुड़े अन्य लोगों तक भी बढ़ा दिया है। तो इधर ये मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्ष संसद में इस पूरे प्रकरण पर चर्चा की मांग कर रहा है और इसी मुद्दे को लेकर आज संसद परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया। ऐसे में सबकी नजर अब एसआईटी की अगली कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई है।